Hello everyone, hello, hi. Hello everyone, welcome to Acad Excel. Myself Dipali and I am your biology educator. और क्योंकि होली है so happy होली to everyone. और क्योंकि होली थी तो इसीलिए थोड़ा सा मैं भी थोड़ी सी ऐसे वो पूरा कलर कलर हो रहा है बट इट्स ओके. तुम लोगों को पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है, इसीलिए आज की क्लास कंडक्ट करवाई गई है. सो इसीलिए स्टूडेंट्स आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा. हमारा जो चैप्टर चल रहा था दैट वाज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. वॉइस और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर है चलो ओके. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारा डीएनए जो है, अब हमको ये चीज़ पता लग गई है कि भाई जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है. पहले तो इस चीज़ में ही कंट्रोवर्सीज थी कि आरएनए है कि प्रोटीन है कि डीएनए है. अब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई है तो डीएनए. पर अब ये डीएनए, अब क्योंकि हमको ये चीज़ भी पता लगी किसके एक्सपेरिमेंट से, सेल के एक्सपेरिमेंट से हमको ये चीज़ एक पता लगती है कि भाई डीएनए जो है वो भी रेप्लिकेट करता है. तो जब डीएनए अपने आप का रेप्लिका बनाएगा तो ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी, ये चीज़ आज हम लोग जानेंगे. और इसके ही साथ साथ इसका मैंने लास्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था कि डीएनए रेप्लिकेट होगा. एक नाइट्रोजन के एक्सपेरिमेंट से हमने ये चीज़ प्रूव की थी. अब आज हम लोग रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ते हुए ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं आप लोगों के लिए. ओके चलो, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आने वाला है डीएनए रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डीएनए, पहले तो हमने देख लिया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करेगा और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के हिसाब से डीएनए रेप्लिकेट करेगा. यानी पेरेंटल स्ट्रैंड अभी भी है और उस पर एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा. इसके साथ साथ हम लोग ये चीज़ भी देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे बिगिन होता है. व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? इट इज़ अ सिंपल कन्वर्जन जहाँ पे डीएनए जो होगा वो आरएनए में कन्वर्ट होगा, क्योंकि आरएनए की ही भाषा है जो प्रोटीन समझ सकता है. ठीक है चलो ओके. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का डीएनए रेप्लिकेशन. क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन? कि डीएनए को रेप्लिका बनाना है अपने जैसा. रेप्लिकेशन मतलब खुद के जैसा एक और डीएनए बनाएगा डीएनए. ठीक है. अब प्रोकैरियोट के अंदर अब यहाँ पे क्या होता है ना बच्चे, एक साइट जहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू हो, उस साइट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. भाई हर जगह से, हर तरफ से तुम लोग ऐसे नहीं देख सकते कि हर ही जगह बिकम्स द साइट ऑफ ओरिजिनेशन. तुम जब वॉकिंग करते हो, करना चाहिए अगर नहीं करते तो जब वॉकिंग करते हो तब तुम लोग ये चीज़ देखते होंगे कि है ना, जब आप एक स्पॉट होता है जहाँ से तुम स्टार्ट करते हो, है ना, एक बिगिन पॉइंट होता है, तो वहाँ से तुम स्टार्ट करते हो, फिर तुम पूरा घूमते हुए वहीं पे वापस आ जाते हो. तो दैट इज कि पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और यहाँ तक वापस पहुँचूंगा तब मैं एक राउंड मानूंगा अपना. तो ये चीज़ होती है. तो यहाँ पे भी क्या होगा ना कि यहाँ पे एक ऐसा ओरिजिन होगा जिसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओरी के नाम से भी जानते हैं, ये फॉर्म होगा. सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढो. ऐसा एरिया ढूंढो जहाँ से हमको डीएनए को कॉपी करना स्टार्ट करना है. ठीक है. सेकेंड थिंग क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहला स्टेप है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढो. सेकेंड स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई डीएनए को अनवाइंड करो. जो डीएनए इतना ज़्यादा, क्योंकि हमने क्या देखा, 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, दोनों स्ट्रैंड इतना ज़्यादा आपस में वो एक तरीके से कह सकते हो वाइंड अप हो चुके हैं कि हमको उनको अलग करना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेगा. तो हमको क्या करना है, अनवाइंड डीएनए हेलिक्स. हमको डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करना होगा. तो ये हमारा आ जाता है सेकेंड स्टेप, अनवाइंड ऑफ डीएनए हेलिक्स. यानी जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है हमको उसको खोलना पड़ेगा. ठीक है, हमको उसको ओपन करना पड़ेगा और वहाँ जब हम उसको ओपन करेंगे तब हमारे पास एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए जो है वो फॉर्म होगा. ठीक है. सो हमने पहले क्या किया, अनवाइंड कर दिया डीएनए को. अब जैसे ही अनवाइंड किया तो वहाँ पे एंजाइम्स का काम आएगा, ऑफकोर्स आएगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंजाइम्स जितने इन्वॉल्व होंगे हम सारे एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अब वो
ऐसे इस तरीके से मान लो खुल गया है ना, अब वो धीरे धीरे बंद भी होता जाएगा, क्योंकि बेटा एक ही बार में पूरा का पूरा डीएनए को रेप्लिकेट करना इट इज़ वेरी हार्ड। तो इसीलिए हम एक एक सेगमेंट ऑफ डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं, एक एक सेगमेंट को पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद वापस उसकी कॉइलिंग हो जाती है, वापस वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो अनवाइंड ऑफ डीएनए हेलिक्स, सबसे पहले हमको उसको खोलना भी पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फॉर्म्स। एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो है धीरे धीरे बनने लग जाता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर कह लो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। ये प्रोसेस रहेगा हमारा, ये एक ओवरव्यू है कि ये 3 स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे सो हैज टू बिगिन विथ और सो हैज टू स्टार्ट विथ डीएनए रेप्लिकेशन। चलो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं थ्योरी। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल जो है, एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो है उससे एक नया रेप्लिका बनाना is called DNA replication. This section describes the whole process in detail, as in this process of biological inheritance, student will be familiar with many different terminologies which are associated with the process of replication. You will know that about semi-conservative replication, replication fork जब DNA helix open होगा तो वो जिस एरिया को replicate सबसे पहले किया जाएगा, क्योंकि मैं क्या बता रही हूँ, 2.2 मीटर का तुम्हारा पूरा डीएनए है, एक ही बार में पूरा रेप्लिकेट नहीं होता है, इसके लिए सेगमेंट्स रेप्लिकेट होते हैं। तो एक सेगमेंट पहले रेप्लिकेट होगा, दूसरा सेगमेंट फिर रेप्लिकेट होगा, तो वो जो सेगमेंट है, वो जो फ्रेगमेंट्स है जिनमें रेप्लिकेशन होगा, वो चीज़ हमको देखनी, ठीक है। और उसी जगह को वो जो एक एक सेगमेंट होगा ना, उसको हम कह रहे हैं रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक, क्लियर। चलो, दिस सेक्शन फर्दर एक्सप्लेन अबाउट द लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। शब्द बहुत बढ़िया है और बहुत मज़ेदार होने वाले। मेंशनिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एट द एंड ऑफ द सेक्शन। तो अब एक एक टर्मिनोलॉजी समझ ली तुमने, एक एक वर्ड्स देख लिए हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आ गया, रेप्लिकेशन फोर्क आ गया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड आ गया। अब इन सबको डिटेल में देखेंगे। ये देखो, कुछ इस तरीके का हमारा डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है। चलो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सबसे पहले क्या होता होगा, सबसे पहले जैसा मैंने बताया, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी एक सेगमेंट ऐसा निकालेंगे डीएनए से, क्योंकि डीएनए हमारे पास है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास रहता है। और इस स्ट्रक्चर के बीच में हमको ब्रेक करना पड़ता है ताकि हम देख सके कि भाई क्या ये एक सेंटर ऑफ रीजन आपने ले लिया और इसको आपको स्टडी करना है, और इस रीजन को हम कहते हैं ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक वी शेप लाइक स्ट्रक्चर में खुल जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इस डीएनए को बनाती हूँ, सेगमेंट्स की कॉम्प्लीमेंटैरिटी देखिएगा बेटा, 5' to 3', ठीक है। इसके जस्ट सामने मैंने नहीं रखा है कॉम्प्लीमेंट, एंटी पैरेलल पोलैरिटी चलती है ना, याद है ना, पिछले लेक्चर से सीखा था, हाँ याद है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी चलेगी यहाँ पे भी। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे सेगमेंट बनता है। सो सबसे पहले क्या हो गया हमारे पास, हमने ऐसा मान लो हमने ना बीच से इसको अनवाइंड किया है। जब ये अनवाइंड होता है तो यहाँ पे बहुत सारी एटीपी का यूज़ होता है, और अनवाइंडिंग के अंदर यहाँ पे हम एक एंजाइम को लगाते हैं, उस एंजाइम का नाम होता है डीएनए हेलिकेज। हेलिक्स का काम है ना, तो नाम भी वहीं से ही आएगा, और नाम क्या है बेटा, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जिसके कारण, क्योंकि भाई अगर तुमने अनवाइंड किया तो खटाक से एंटी पैरेलल पोलैरिटी ये वापस जुड़ जाएंगे,
है ना। ऐसे तुमने अनवाइंड किया, वो 1 सेकंड में वापस जुड़ सकते हैं क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। तो इसके लिए व्हाट इज नेसेसरी कि बीच में एक एंजाइम लगा दो जो उसको दोनों को आने ही ना दे पास में। कॉम्प्लीमेंटैरिटी पेयर है तो वो पास में आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने बीच में क्या लगा दिया, उसके एक एंजाइम। ठीक है, सो एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स को ओपन रखने के काम आता है। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन रखेगा। सेकंड हमारे पास क्या आता है, सेकंड अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को अगर तुम देखते हो, ये जो एक वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इस तरीके से ओए ओए ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रेट है ना। तो एक वी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, फोर्क जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। फोर्क मतलब समझते हो, कांटा। फोर्क जैसा स्ट्रक्चर बनता है और इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये जो है ना ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, जिसकी अभी वो आगे बात कर रहा था कि यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म होगा। और इस रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर ही एंटी पैरेलल पोलैरिटी के साथ एक नया डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म हो सकता है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ये चीज़। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जल्दी से बता दूँ, जो बता तो तुम सकते नहीं, पढ़ लो जल्दी से, लिख लो। चलो, अब डीएनए स्टार्ट करने के लिए, डीएनए को रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए ना कोई एंजाइम की ज़रूरत होती है। डीएनए सेल्फ स्टार्टिंग रेप्लिकेशन को सेल्फ स्टार्ट नहीं कर सकता, तो इसको कोई ना कोई एंजाइम चाहिए। अब एंजाइम क्या चाहिए इसको, एंजाइम चाहिए इसको आरएनए, भैया आ जाना चाहिए बस, आरएनए प्राइमेज। ये मैंने वही रेप्लिकेशन फोर्क बनाया है, 3' to 5' की पोलैरिटी है और एक जगह 5' to 3' की पोलैरिटी है। यहाँ हम एक एंजाइम का यूज करते हैं, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर। एज अ प्राइमर यूज करते हैं। प्राइमर मतलब क्या होता है बच्चे, प्राइमर मतलब इनिशिएटर, ये शुरू करवाएगा, ये पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करवाएगा। और अगर मान लो ये 3' to 5' वाला स्ट्रैंड मैं पहले ले रही हूँ, तो ये प्राइमर होगा 5' to 3' वाला। ठीक है, ये प्राइमर किसका होगा, 5' to 3' वाला। इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। चल जा भाई, और आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब ये आरएनए प्राइमर क्या काम करता है, ये इनिशिएट करवाता है द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। इसका काम क्या है, इनिशिएट रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये स्टार्ट करवाएगा क्योंकि डीएनए खुद से काम नहीं कर सकता। ठीक है, उसको कोई ना कोई स्टार्ट पॉइंट चाहिए, उसको कोई स्टार्ट करवाने वाला इंसान चाहिए। अब ये जो हमारे पास आरएनए प्राइमर होता है, इस आरएनए प्राइमर के पास डीएनटीपीस होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, डीएनटीपीस। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, मोनोफॉस्फेट, और मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बनता है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट क्या है ये, डीएनटीपी। और कई जगह पे तुमको दिखेगा डीएनएमपी।
एमपी। डीएनएमपी से डीएनटीपी बनता है। डीएनएमपी क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। याद है एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिल जाता है तो वो एटीपी बनाता है। तो यहाँ भी वही है बच्चे कि जब डीऑक्सीराइबो क्यों? क्योंकि डीएनए की ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या हो सकता है? ये न्यूक्लियोटाइड कुछ भी हो सकता है। ये ए हो सकता है, ये टी हो सकता है, ये जी हो सकता है, ये सी हो सकता है। एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। कोई भी महान इंसान ये नहीं बोले कि मैम यूरेसिल क्यों नहीं लिखा। यूरेसिल नहीं होता है, ठीक है। आरएनए नहीं बना रहे हो, डीएनए बना रहे हो, तो यूरेसिल का गलती से भी नाम यहाँ मत लेना, ठीक है। ऐसा लगे मेरे में, देखो हाँ देखो कितना ज्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट है। सब मत सोच रहा तुम लोग कि रंग है, नो, हीमोग्लोबिन। चलो, सो डीएनटीपीस, अब सेम वैसा ही डीएनटीपी बनेगा, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की जगह क्या आ जाएगा? मान लो डीऑक्सीराइबो एडिनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीराइबो थाइमीन ट्राइफॉस्फेट। ये डीएनटीपीस के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। सो आरएनए प्राइमर क्या काम करता है? आरएनए प्राइमर इन डीऑक्सीराइबोस को लेता जाता है, और मतलब उसके पास ऐसा समझना कि आरएनए प्राइमर के पास एक बैग है, उस बैग के अंदर बहुत सारे डीएनटीपीस हैं, ठीक है। अब वो डीएनटीपीस का काम क्या करता है? वो इस स्ट्रैंड से पढ़ता है, ठीक है, इस स्ट्रैंड से पढ़ता चलता है। ये सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? ये 3 to 5 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। 3 to 5 डायरेक्शन में अगर ये मूव कर सकता है तो इसका मतलब ये खुद कैसा होगा? 5 to 3 डायरेक्शन का। बात समझना बेटा, अगर मैं 3 to 5 डायरेक्शन जा सकती हूँ तो इसका मतलब मैं कैसी हूँ? मैं हूँ 5 से 3। अगर ये 3 से 5 मूव कर सकता है तो ये 5 से 3 होगा, तभी ये आगे की तरफ मूव कर सकता है। समझ में आ रही है बात? अब ये आगे की तरफ मूव करता जाता है, ये 5 से 3 डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, ठीक। तो ये क्या करता है? अपने साथ एक पोटली रखता है। उस पोटली के अंदर क्या काम करता रहता है कि यहाँ मान लो ये सीक्वेंस आएंगे अब, है ना, यहाँ मान लो ए आया, यहाँ जी आया, यहाँ सी आया, यहाँ टी आया, यहाँ फिर ए आया, यहाँ ए आया, ये सीक्वेंसेस है इसके। ये क्या करेगा? आगे की तरफ जाता रहेगा और ये सीक्वेंस को लगाता रहेगा। बात समझ आ रही? बड़ा सिंपल भाषा में बता रही हूँ। हुआ क्या कि 3' to 5' पोलैरिटी के लिए 5' to 3' आरएनए प्राइमर होता है। ये आरएनए प्राइमर क्या काम करता है? डीएनटीपीस को लेगा और इस पे लगाता जाएगा, ठीक है। एडिनिन के सामने कौन आता है? ये चीज हमने पढ़ी है। एडिनिन हमेशा ये होता है हमारे पास, याद है ना? ये हमारे पास एक, नहीं याद तो ऐसा याद कर लो, ये हमारे पास एक चीज थी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी पेयर। जब मैं बता रही थी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से इस तरीके से जो है एडिनिन और थाइमीन और साइटोसिन और गुआनिन जुड़ते हैं। अब क्या होगा? डीएनटीपीस को लेगा और डीएनटीपीस को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। अब वो जोड़ने में कोई ना कोई चेकिंग करने भी तो होना चाहिए। अगर वो जोड़ ही रहा है, डीएनटीपीस को निकाल के आरएनए प्राइमर जो है वो इनिशिएट करवा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो एक और एंजाइम आते हैं, वो एंजाइम्स क्या हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। या तुम ऐसे याद रख लो, डीएनए पॉलीमरेज। सेकेंड एंजाइम जिसका हमको पढ़ना है दैट इज ऑफ डीएनए। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये एक ही नहीं होता, ये होता है 1 डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब खास बात देखना इसकी क्या होती है, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है ना, वो बहुत जल्दी भाग सकता है। तीनों का काम क्या है? चेकिंग में, ठीक है। ये चेक करने के काम आते हैं कि भाई क्या इसने ए के सामने डीएनटीपी जो लगा है वो टी ही लगा है ना, कोई जी तो नहीं लग गया है। अगर जी लग गया है तो उसको हटाओ और टी को लगाओ, ठीक है। सी के सामने जी ही लगा है ना, ए तो नहीं लग गया, क्योंकि ए को हटाओ सी को लगाओ।
ये इसका काम रहता है। सो डीएनए पॉलीमरेज का सिंपल सा काम रहता है कि वो चलता रहता है और देखता, निरीक्षण करता रहता है कि यार ये सही लगा है, ये गलत लगा है, ये रिप्लेस करो, ये सही है तो इसको रहने दो, ये काम करना है उसने, ठीक है। अब मैं अगर तुमको ये बोलूँ, डीएनए पॉलीमरेज का थर्ड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, ये बहुत जल्दी भागता है। बहुत जल्दी, कितनी जल्दी भाग सकता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा, ये इतनी स्पीड से भागता है कि ये ना बहुत जल्दी जल्दी चेकिंग करता है। ये एंजाइम लगाया, ये ए है, ए के सामने आएगा टी। अगला कौन सा है, जी है, तो जी के सामने आना चाहिए सी, लगा हुआ है, वेरी गुड, सही बात है, आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते, बहुत जल्दी भाग जाता है, ठीक है। अब अगर मान लो इससे कुछ चीज स्किप हो जाए तो उसको कौन चेक करने बैठेगा, उसको चेक करते हैं 1 और 2। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2, इनका काम ही यही होता है कि ये जो एंजाइम, जो डीएनटीपीस आरएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज 3 ने लगाए हैं, उनको फिर से चेक करो, ठीक है, कि क्या इन्होंने सही लगाए हैं। और इनका फायदा ये होता है कि ये ना दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2, ठीक है। यस, सो हुआ क्या कि मान लो डीएनए पॉलीमरेज 3 चल रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 की स्पीड होती है 2000 बेस पेयर पर सेकंड। तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड को चेक करता हुआ अगर कोई इंसान चल रहा है, अगर कोई और मतलब अगर कोई एंजाइम चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, उससे गलती होना स्वाभाविक है। हम ये नहीं कह सकते कि 2000 बेस पेयर पर सेकंड, एक सेकंड में 2000 बेस पेयर वो चेक कर रहा है, तो उससे तो गड़बड़े होगी ही ना, ठीक है, उससे तो गड़बड़ जाहिर है। तो उसके लिए फिर हमने लगाया है 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्या काम कर सकते हैं, अगेन काम क्या है, प्रूफ रीड का ही काम है। हमको यही चेक करना है कि क्या ए के सामने टी लगा है, सी के सामने जी लगा है, क्योंकि अगर यही प्रूफ रीडिंग गलत हो गई तो उससे दिक्कत क्या होगी बच्चे, कि उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि आगे जाके म्यूटेशन हो जाएगा, आगे जाके जो नया चाइल्ड बनेगा या जो नया फीटस होगा वो सही तरीके से या कुछ ना कुछ उसमें नॉन डिफ्रेंशिएटेड सेल्स रह जाएंगी, या कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, कुछ ना कुछ डिजीज को वो लीड कर सकता है। तो हमको ये चीज़ बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और बहुत तरीके से देखनी पड़ती है कि भाई ए के सामने सही न्यूक्लियोटाइड का पेयर ऑफ सीक्वेंस लगा रहे, ए नहीं, जी सी टी ऐसे सबके सामने, ठीक है, जो उनकी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, जिसके थ्रू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, वो बना रहे, ठीक। तो हुआ क्या, सबसे पहले हमारे पास, एक बार मैं वापस रिवाइज करा रही हूँ, सबसे पहले हमने देखा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि भाई कहाँ पे रेप्लिकेशन करना शुरू करना है। अब रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए हमें जो ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट करना शुरू करेंगे। तो एक साइट होगी जहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करना है, उसको हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नाम दे दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको एक्चुअल रेप्लिकेशन करवाना है, तो उस रेप्लिकेशन के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने डीएनए हेलिकेज का एंजाइम का काम लिया। डीएनए हेलिकेज क्या काम करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, तोड़ ही नहीं दिया, तबाह ही नहीं कर दिया, बस हाइड्रोजन बॉन्ड को एक बार के लिए ब्रेक किया है ताकि ये हेलिकेज खुलता जाए, ठीक है, ताकि ये जो हेलिक्स है ये ओपन हो जाए, फॉर हेलिक्स टू बी ओपन, हेलिक्स ताकि खुल सके, ठीक है। अब जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पे ये जैसे ही ओपन होने लग जाएगा, ये डीएनए हेलिकेज की मदद से जब ये ओपन होगा, तो हम इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि फोक जैसा दिख रहा है, हम इसको कहेंगे रेप्लिकेशन फोक। यहीं पे ही स्टार्ट होगा हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। अब क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन खुद से काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए इट इज़ वेरी 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 एसेंशियल कि हम क्या कर सकें, कि हम क्या कराएं, हम एक ऐसे एंजाइम की मदद लें जिसको हम कहते हैं आरएनए प्राइमेज, जो कि इनिशिएट करवा दे। बाकी का काम हम लोग कर लेंगे, पर इनिशिएट करवा दो, ठीक है। सो आरएनए प्राइमर इनिशिएट करवाने का काम करता है, और ये क्या लेके क्या चलता है, ये एक बैग लेके चलता है अपने साथ, जिसमें इसके पास बहुत सारे डीएनटीपीस होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। तो अब ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स के इसके पास बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है ये लेगा। जैसे ए है, ए के सामने टी को लगा देगा, जी है, जी के सामने सी को लगा देगा, फिर ए आया, फिर ए के सामने टी, टी आया, टी के सामने ए, तो ये लगाता जाता है, ये अपने हिसाब से सही ही लगाता है जो इसको लगता है।
पर फिर उसके बाद हमको एक प्रूफ रीड का आदमी चाहिए। तो डीएनए के लिए ही हमने कौन सा एंजाइम लाया, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं अगर मैं यूकेरियोटिक सेल की बात करती हूँ तो, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, तीनों, जिसमें से मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम रहता है। क्या काम करता है डीएनए पॉलीमरेज 3? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह 2000 बेस पेयर गिनता देखता हुआ, प्रूफ रीड का काम है, तो 2000 बेस पेयर देखता हुआ दौड़ता है, बहुत तेजी से आगे की तरफ दौड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या रखा है कि मान लो अगर 3 ने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अगर देख रहा है तो उससे तो गलती होनी जाहिर है ना, तो वो गलती तो करेगा। अब उसकी गलती को कौन सुधारे? तो गलती सुधारने के लिए हमने 2 टहलते हुए आते आते 2 लोग बिठा रखे हैं, जिनको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड डीएनए पॉलीमरेज 2, जिसमें से सबसे पहले समझो डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 की जो स्पीड होती है ये 3 से थोड़ी कम होती है। तो ये क्या है, आराम आराम से आता रहता है, तो देखता रहता है कि भाई ये ठीक है ठीक है ठीक है, आगे जाता रहता है, ये आगे ही जाता रहता है, ठीक है, ये आगे की तरफ ही मूव करता रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास कौन आता है? फिर हमारे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 की और धीरे स्पीड, और ये पूरा निरीक्षण करता है कि अच्छा ए हो तो तुम्हारे सामने टी है, सी है तो तुम्हारे सामने जी है, अगर नहीं है तो उसको लगा दो, वो वाला डीएनटी पे लगा दो, पहले वाला हटा दो, ये काम उसको करना है। पर अगर मान लो आगे जा रहा है और उसको लगता है यार एक रह गया शायद पीछे, एक बार मेरे को प्रूफ रीड करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए, तो वो क्या है, पीछे आ सकता है। अब तुम ये सोचोगे कि क्या मैम डीएनए 2 और 3 ये पीछे आ सकते हैं? नहीं, ये वापस पीछे नहीं आ सकते, ये इतनी स्पीड से आगे निकलते हैं कि आगे चलते जाते हैं। पर डीएनए 1 जो है ये आराम आराम से चलता है, तो इसके पास ये सुपर पावर है कि अगर आगे चला गया तो ये पीछे भी आ सकता है। तो यानी ये अगर आगे की तरफ मूव होता है 2 स्टेप, इसको अगर लगता है कोई स्ट्रैंड कोई न्यूक्लियोटाइड ऐसा रह गया जिसको मुझे कॉपी करना था, जिसको मुझे रेप्लिकेट करना था, जिसका मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना था, तो ये वापस पीछे आ जाता है और वैसा ही एक और वापस बना देता है, ठीक है। क्लियर है बेटा ये सारी चीज़ें? अब इसी सेगमेंट के थ्रू ना, इसी सेगमेंट को लेके मैं आगे चल रही हूँ। सेम सेगमेंट में एक बार वापस बना देती हूँ। कलर्स में सेम ही यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर यहाँ पे एक नया डीएनए को सिंथेसाइज करता जा रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैं ये नया वाला येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो एक नया डीएनए को सिंथेसाइज करता जा रहा है, मान लो यहाँ पे इस तरीके से। कैसे सिंथेसाइज कर रहा है ये चीज भी देख लो। ये जो है ये है ए टी सी या जी लिख लो, सी ए टी, ये इनके सामने है, तो ऑब्वियसली इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने क्या आता जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक। दूसरी तरफ ये वाला स्ट्रैंड, यहाँ पे आरएनए प्राइमर जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, ये एरिया पे। अगेन क्योंकि इसकी पोलैरिटी क्या है बेटा, ये कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है, ये 3 to 5 मूव कर सकता है, क्योंकि खुद क्या है, ये खुद है 5 to 3,
ठीक है, तो ये खुद क्या है 5 to 3, 5 to 3, तो इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, पर ये अब इस डायरेक्शन में अगर मूव कर दिया हमारा हेलिक्स तो यहाँ खुलेगा ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करके कहाँ जा रहे हो भाई साहब, इधर कौन है, किससे मिलने जा रहे हो, इधर किसको बना रहे हो। तो यहाँ पे ये क्या करता है, अब इसका काम समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है, ये इतने से सेगमेंट के लिए एक स्ट्रैंड बनाता है। ठीक है, फिर आगे आता है इतने से सेगमेंट के लिए फिर एक स्ट्रैंड बनाता है, फिर उसके बाद ये उठ के, क्योंकि अब देखो इतना स्ट्रैंड जैसे ही रेप्लिकेट हुआ फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये और अनवाइंड होगा, जैसे और अनवाइंड होगा वैसे ही ये डीएनए, ये प्राइमर उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये स्ट्रैंड और खुला ये प्राइमर उठ के आगे आ जाएगा, आगे आने के बाद ये वहां से वापस रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, फिर उसके बाद यहाँ का काम हो गया, फिर ये और आगे आ जाएगा, यहाँ को रेप्लिकेट करना शुरू, मतलब एक तरीके से ये मूवमेंट दिखाता रहता है, ये एक जगह स्टैटिक नहीं होता, क्योंकि ये रेलगाड़ी तो सीधी चल रही है, ये रेलगाड़ी को थोड़ा उल्टा बनना पड़ता है। क्या करती है ये, एक जगह से इसने पूरा स्ट्रैंड बनाया, अब पूरा एक बार में तो बन नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो एंड है, ये तो खत्म है, पर यहाँ से तो हमने शुरू किया है तो हमको तो इस डायरेक्शन में जाना था, पर ये इस डायरेक्शन में बनाता है और अपने आप की पोजीशन चेंज करता रहता है। यानी पहले इसने ये डायरेक्शन पूरी बना ली, फिर उसके बाद ये वापस वाइंड अप हो गया, यहाँ से अनवाइंड हुआ, यहाँ से जैसे ही अनवाइंड हुआ तो यहाँ पे ये क्या किया, अपनी पोजीशन बदल दिया, जैसे ही अपनी पोजीशन बदला फिर वापस नीचे की तरफ आया, फिर वापस ये अपनी पोजीशन बदल के ऊपर चल जाता है, फिर वापस नीचे की तरफ आता है, तो ये ऐसे ही करता जाता है और इस तरीके से ये पूरे डीएनए स्ट्रैंड को रेप्लिकेट कर देता है। समझ में आ गई बात, ये इस तरीके से पूरे डीएनए स्ट्रैंड को रेप्लिकेट कर देता है, यानी ये आरएनए प्राइमर कंटिन्यूअस मूव करता रहता है, कंटिन्यूअस मूव करता रहेगा। पहले यहाँ लगा हुआ है, ये स्ट्रैंड जैसे ही बंद हुआ दूसरा स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से अगर मान लो बंद कर देती हूँ मैं तो ये स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा, ये लो ये दूसरा स्ट्रैंड ओपन हो गया, तो इस दूसरे स्ट्रैंड के अंदर आरएनए प्राइमर क्या हो गया, आगे चला गया। ठीक है, फिर ये वापस ये रेप्लिकेट हो गया, बंद हुआ, तीसरा स्ट्रैंड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरे स्ट्रैंड में आगे की तरफ मूव करता रहता है आरएनए प्राइमर। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये अब तुम देख रहे हो ये कंटिन्यूअस है, कट 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 जाए जा रहा है। ठीक है, ये बेचारा डिसकंटिन्यूअस है, इसको पहले यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर इसको यहाँ से यहाँ आगे बढ़ना है, ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो इस स्ट्रैंड को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, अब डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की पोलैरिटी देख लो, क्या पोलैरिटी है इसकी क्या पोलैरिटी रहेगी, यहाँ अगर मैंने टी बनाया है तो यहाँ ए होगा, यहाँ अगर ए है तो यहाँ पे टी होगा, यहाँ अगर सी है तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे टी, और यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा। दिख रहा है ये स्ट्रैंड, दिख रहा है ये स्ट्रैंड, समझ में आ रहा है। यहाँ मैंने टी बनाया तो यहाँ ए बनाया, यहाँ ए बनाया तो यहाँ टी बनाया, यहाँ सी बनाया है तो यहाँ जी, और यहाँ जी है तो यहाँ सी, एक बोल गई, हाँ यहाँ जी है तो यहाँ सी, फिर यहाँ टी है तो यहाँ ए, और यहाँ ए है तो यहाँ टी। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ स्ट्रैंड बनता है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, वो क्या बनता है, देखो टी के आगे कौन रहेगा, ए हमेशा, ए के आगे टी, सी के आगे जी, जी के आगे सी, टी के आगे ए, और यहाँ ए के आगे भी टी। ये इसका स्ट्रैंड बनता है। ये नया डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है, तुम देख रहे हो पुराना वाला चल रहा है और अब ये नया भी बन रहा है, तो पुराने वाले का एक स्ट्रैंड रहता है, नया वाला उसके ऊपर बनता जाता है। तो ये पुराना वाला पिंक वाला ये पुराना डीएनए पेरेंटल डीएनए, और उस पे येलो वाला बन रहा है, दैट इज योर न्यू डीएनए। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब इस कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का दूसरा भी नाम दे दो, दूसरा नाम क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड मतलब
आगे की तरफ मूव करता जाएगा, लीड करता जाएगा। लीड शब्द समझते हो, आगे की तरफ बढ़ते जाना, है ना, बोलते हैं ना लीड करो ये चीज तुम, तो लीड करना मतलब आगे की तरफ मूव करते रहना। और ये स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये बेचारा पीछे रह गया। कैसे पीछे रह गया? क्योंकि यहाँ पे ना टुकड़े 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 में ये स्ट्रैंड पूरा बनेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों का कुछ तो नाम होगा, है बच्चे नाम? इन टुकड़ों का भी नाम है। क्या नाम है? इन टुकड़ों को हम बुलाते हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स बने हैं ना, इन टुकड़ों को हम बुलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। यहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। कितना जापानीज नाम है ना, फुल एनिमे वाला, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, मस्त नाम है। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है, टुकड़े 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 हैं। अब इन टुकड़ों को कोई तो जोड़ेगा, कोई तो इनको जोड़ने वाला भी होगा। कौन इनको जोड़ेगा? इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे जो इसको ज्वाइन करता है, डीएनए के सेगमेंट को जोड़ना है। और जोड़ने का काम हमेशा एक फेविकॉल, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस चीज़ को याद ही रखना, एक ही फेविकॉल होती है ना, से ग्लू जो होती है उसको हम फेविकॉल बोलते हैं ना। डीएनए के सेगमेंट को जोड़ने के लिए या आरएनए के सेगमेंट को जोड़ने के लिए हम हमेशा एक ग्लू का यूज़ करते हैं। उस ग्लू को हम कहते हैं लाइगेज। ठीक है, लाइगेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि कोई भी टूटी हुई चीज को जोड़ सकता है। सिंपल है, उसके बाएं हाथ का खेल है, वो किसी भी टूटी हुई चीज को जोड़ सकता है। तो कर क्या रहा है यहाँ पे, क्योंकि डीएनए के टूटे हुए सीक्वेंस को जोड़ना है, तो यहाँ पे इसको कौन काम आएगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है? join the Okazaki फ्रेगमेंट्स। उनको कंबाइन कर देगा, उनको जोड़ देगा, उनको फेविकॉल से मजबूत जोड़, ताकि तुम्हारे पास एक नया डीएनए का स्ट्रैंड रेडी हो जाए। तो ये तो पुराना स्ट्रैंड चल ही रहा है पिंक कलर का, अब वो एक नया और तुम्हारे पास बन के आ जाए। क्लियर है ये चीज़? अब तुम देखो, ये एक डीएनए से तुम्हारे पास 2 डीएनए तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए? एक ही डीएनए से तुम्हारे पास 2 स्ट्रैंड्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास 2 नए तरीके के डीएनए बन गए हैं। तो पेरेंटल डीएनए को रखते हुए अगर उस पर एक नया स्ट्रैंड बन जाता है तो उसको हम कहते हैं न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। एंड दिस इज हाउ अ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज बीइंग फॉर्म्ड। ये जो येलो कलर से डिपिक्टेड है, ये है न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो ये आपके पास एक नया स्ट्रैंड बन गया पुराने वाले के ऊपर। और यही चीज़ है, इसी चीज़ को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। यही चीज को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब आधा अधूरा बचा हुआ है ना। कंजर्वेटिव मतलब बचाना, आधा अधूरा बचा हुआ है। तो पिंक वाला हिस्सा आधा बचा हुआ है, आधा उस पर नया आ गया। दिस ये जो बना है, दिस इज न्यू स्ट्रैंड। ये वाला पुराना, ओल्ड और पेरेंटल। पेरेंटल स्ट्रैंड। क्लियर है ये चीज? देख लो एक बार। चलो अब इसको रीड करते हैं। देखो एक बार डायग्राम भी देख लो। देखो ए के सामने टी, टी के सामने जी, ये पूरा इस तरीके से ही बनता है। अच्छा, यहाँ तुम एक मज़ेदार बात जो नोटिस कर सकते हो वो ये देखना कि जो तुम्हारे पास नया स्ट्रैंड डीएनए का आता है ना, वो एग्जैक्ट सेम होता है जो ये वाला। देख बताती हूँ वापस।
अगर ये वाला जैसे स्ट्रैंड की बात अगर मैं करूँ, ठीक है, ये स्ट्रैंड की अगर मैं बात करती हूँ तो इस स्ट्रैंड को देखना, इसके एंटी पैरेलल ये था, ठीक है, तो इसका जो नया डीएनए बना, ये जो नया स्ट्रैंड इस पे बनता है, ये नया स्ट्रैंड एग्जैक्ट इसके जैसा ही बनता है। तो ये जो नया स्ट्रैंड बना है, इसको देखो, ये एग्जैक्ट ऐसा ही है, एग्जैक्ट इसके जैसा है ना, है कि नहीं। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जो नया सिंथेसिस डीएनए है, अगर मैं 5 to 3' चल रही हूँ तो उसमें जो नया सिंथेसिस, बट ये हमेशा याद रखना कि हमेशा रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो होता है वो 5 to 3' ही होगा। सो रेप्लिकेशन का प्रोसेस always begins from 5' to, oh sorry sorry 3' to 5', हमेशा 3' से 5' इसका फ्रेगमेंट क्या स्ट्रक्चर रहेगा। तो 3 से 5 की तरफ ही ये हमेशा बनता हुआ चलता है। 3 से 5 बनता हुआ चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी यानी कॉम्प्लीमेंट सेगमेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो 5 to 3 बनेगा। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है वो हमेशा 5 to 3' वाला होता है, जबकि जो पुराना वाला बैठा है वो क्या है, 3 to 5 वाला है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों को ढंग से समझना, ठीक है। अब क्या हुआ है, डीएनए लाइगेज ने जोड़ भी दिया है यहाँ, तो अब इसको देखो, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई ना, मतलब ये वाला जो सेगमेंट है ये हमेशा इसके जैसा ही अपोजिट में होगा, ठीक है। तो जो हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, जो लीडिंग स्ट्रैंड है, वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के सेम होता है। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जो सामने है वो हमेशा ये वाली पोलैरिटी दिखाएगा, ठीक है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी दिखाते हैं। और इस तरीके से ये जुड़ता जाता है, बीच से डीएनए हेलिकेज जो है ना, हेलिकेज ब्रेक करके रखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। फिर हमारे पास एक और एंजाइम होता है डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज क्या काम करता है, टेंशन जो बनी, अब तुम देखो, अगर तुम है ना एक रस्सी को देखो, वो जो ग्रीन कलर की प्लास्टिक वाली रस्सी आती होती है, वो रस्सी को अगर तुम देखोगे तो वो इतनी ज़्यादा अगर घूमी हुई है, तुम उसको अनवाइंड करो, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा कॉइल्ड है, तुमने उसको अनवाइंड किया, जब तुम उसको अनवाइंड करोगे तो फिर वापस वो कॉइल हो जाएगी। अगर तुमने फोर्स हटा दिया तो वापस कॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो फोर्स से समझ गए ना फिजिक्स वाले लोग, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमने उसको पूरा बांधे हुए रखा है, फिर अगर तुम फोर्स हटा दोगे तो वो वापस वैसे का वैसा हो जाएगा जैसे वो पहले था, वाइंड हो जाएगा वापस, है ना, वाइंड अप हो जाएगा। पर अगर मैं एक तरफ से उस पूरा स्ट्रक्चर को अनवाइंड करती हूँ तो बाकी वाले एरिया में ना टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन क्रिएट यानी कि बाकी वाले एरिया में ना टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन क्रिएट यानी ये होता है कि वो वाला जो बाकी का हिस्सा है, वो बाकी वाला हिस्सा है ना बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाता है उसके अंदर, यानी उस पूरे हिस्से को टूटना भी तो नहीं चाहिए ना, डीएनए हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डीएनए टूट भी नहीं सकता, तो उसको तोड़ना भी नहीं है हमको। तो उस टाइम पे क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ से अगर हम खोलते जा रहे हैं, डीएनए को अनवाइंड करते जा रहे हैं, तो दूसरे वाला हिस्सा अगर वहाँ टेंशन क्रिएट होता है तो डीएनए गायरेज जो है वो उस टेंशन को कम करता रहता है, ठीक है। तो ये डीएनए गायरेज का काम होता है। हेलिकेज का क्या काम है कि वो बीच से इस बॉन्ड को ब्रेक करके रखेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को खुला रखेगा ताकि यहाँ रेप्लिकेशन हो सके, फिर उसके बाद वापस बाइंड होते जाते हैं, दूसरा हिस्सा खुल जाता है। तो बहुत सारे ना पूरा डीएनए सेगमेंट एक बार में खोल के नहीं रख देते हम, है ना, पूरा डीएनए सेगमेंट एक बार में। तुम में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार में अपना वार्डरोब जमा सकते हो ही नहीं सकता, है ना, एक बार में तो जमता ही नहीं है। तो क्या बोलते हैं लोग कि भाई एक शेल्फ जमाओ, एक शेल्फ अगर तुम जमा सकते हो तो फिर अगला शेल्फ जमा लेना, फिर थर्ड शेल्फ जमा लेना। शेल्फ टू शेल्फ जमाओगे, एक एक सेगमेंट जमाओगे ना, या पूरा एक साथ हाथ से बाहर निकालेंगे मैम, हम एक दिन में जमा के दिखाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये भी ऐसा ही करता है, पूरा एक बार में खोल के नहीं रख देगा कि लो भाई यही है अब जो है, नहीं, ये एक सेगमेंट खोलेगा, फिर उसके बाद बनाएगा, फिर उसके बाद दोबारा दूसरा सेगमेंट खोलेगा, फिर उसको बंद करेगा, ठीक है। चलो अब इसको रीड करते हैं। सबसे पहले बोलता है अनजिपिंग और अनवाइंडिंग।
का काम पहले, ठीक है, पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानो और फिर अनवाइंड करना शुरू करो डीएनए के सेगमेंट को। सो सेपरेशन ऑफ 2 चेन ऑफ डीएनए इज टर्म्ड एज अनजिपिंग और अनवाइंडिंग एंड इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करेगा? डीएनए हेलिकेज, ठीक है, वो हेलिक्स को तोड़ेगा। हेलिक्स को तोड़ने का काम, तोड़ना एज इन वापस ज्वाइन हो जाता है, टेम्पररी तोड़ेगा, ठीक है। मैम तो कई बच्चे ऐसे महान मत बनना कि मैम तोड़ना ना टूट जाता है क्या डीएनए? नहीं भाई, तोड़ना मतलब कि एक बार के लिए अनवाइंड कर दिया, वापस वाइंड हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा डीएनए टूट टूटा के। चलो, प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग स्टार्ट एट द सर्टेन स्पेसिफिक पॉइंट, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम ओरी भी कहते हैं। प्रोकैरियोट में इट अकर्स ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, बट अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। प्रोकैरियोट में एक होता है और यूकैरियोट में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकते हैं। सो दैट इज मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि स्टार्ट बहुत सारे पॉइंट से हो सकता है साइमल्टेनियसली, क्योंकि बड़ा है ना, डीएनए स्ट्रक्चर भी बड़ा है, तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। At the place of origin, the enzyme responsible for unzipping or breaking the hydrogen bond is helicase. नाम याद रखेंगे, ठीक है। इन दी प्रोसेस ऑफ अनजिपिंग मैग्नीशियम एक्ट एज अ कोफैक्टर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मैग्नीशियम की मदद से, मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर काम आता है, और हेलिकेज, डीएनए हेलिकेज की मदद से जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद जो है वो मतलब एक तरीके से डीएनए को खोल देगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन, नया चेन का बनना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब एक चेन खुल चुकी है तो दूसरी चेन बनेगी। जो नई चेन बन रही है, दैट इज टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू चेन, स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए इज रिक्वायर्ड व्हिच इज टर्म्ड एज आरएनए प्राइमर, क्योंकि डीएनए खुद से अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, ऑब्वियसली उसको कुछ स्टार्टिंग पॉइंट चाहिएगा, और वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? हमारे पास आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए प्राइमर को बनाने का काम करता है, या कई बार हम ये चीज बोल देते हैं आरएनए प्राइमर की तरह एक्ट करता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर टेक्स प्लेस इन द 5' to 3' डायरेक्शन। डायरेक्शन देख लो भाई, 5 to 3 डायरेक्शन में ही मूव होगा। इसका मतलब जो स्ट्रैंड कॉपी होगा, जो स्ट्रैंड कॉपीड स्ट्रैंड या स्ट्रैंड दैट विल बी कॉपीड, कौन सा स्ट्रैंड होगा? विल बी फ्रॉम 3' to 5', क्योंकि प्राइमर हमारे पास कितने का है? 5 से 3, तो प्राइमर अगर 5 से 3 है तो वो 3 to 5 को कॉपी कर रहा होगा, क्योंकि अगेन डीएनए की एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, याद रखना, ठीक। चलो भाई आगे चलते हैं। ये देख लो, ये स्ट्रक्चर विजिबल है, दिख रहा है? ओल्ड स्ट्रैंड, यहाँ ओल्ड स्ट्रैंड है जिसकी 3 to 5 की पोलैरिटी रहेगी, जिसको हम लीडिंग या कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ये देखो, नया स्ट्रैंड जो बन रहा है लीडिंग, एक लीडिंग वे में बन रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, बस ये ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा दिया, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये साइट, ये जो वाई बन रहा है, इसको हम रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको कॉपी करता हुआ नया स्ट्रैंड बन रहा है, और लीडिंग स्ट्रैंड जो कि एक नया बनेगा। सो टेम्पलेट और लीडिंग, लैगिंग लीडिंग तो हमने लिखा था, इसको लीडिंग, और ये लैगिंग स्ट्रैंड है, और इसको लिख लो टेम्पलेट स्ट्रैंड। दिस इज व्हाट टेम्पलेट, ये जो नया बन रहा है। अरे कहाँ लिखूँ मैं? इसी में बता दूँ बच्चे, इसी में बता दूँ। ये देखो, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो बिगड़ जाएगा। ये जो ब्लैक कलर का है, दिस ब्लैक कलर वाला इज टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब जिसको देखते हुए नया बनाना है, और नया वाला इज लीडिंग स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट से दिखता हुआ बन रहा है, ठीक है। तो टेम्पलेट हो गया अपने पास पुराना वाला, और उस पर जो नया बन रहा है वो हो गया लीडिंग। लीडिंग यहाँ हो गया, तो इस तरफ हो गया लैगिंग। यहाँ क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है ना, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ये भी बोल सकते हो। इसमें बनते हैं फ्रेगमेंट्स, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े, देखो छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर छोटा टुकड़ा बनेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर एक छोटा टुकड़ा बनेगा, और इसी तरीके से आगे की तरफ मूव करता है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में बन रहा है, और इन टुकड़ों को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? ज्वाइंड बाय डीएनए लाइगेज।
joined by DNA ligase. डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से आना शुरू होता है और पढ़ता जाता है कि क्या इसके सामने यही लगा हुआ है कि नहीं, ये जितने भी स्ट्रैंड हैं क्या ये सही बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो सीढ़ियाँ जो, जैसे अगर मान लो मैं सीढ़ी की बात करती हूँ तो उस पर जो स्टेप्स बन रहे हैं क्या वो स्टेयर्स पे स्टेप करेक्ट बन रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ को देखने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 तीनों कर रहे हैं। 3 बहुत जल्दी कर रहा है, 2 थोड़ा धीरे कर रहा है, 1 बहुत धीरे कर रहा है, और 1 में ये शक्ति है कि वो पीछे भी आ सकता है। सो 1 के पास एक सुपर पावर है, ये याद रखना, ठीक है। 3 आगे आराम धड़ल्ले से आगे निकलेगा, बहुत जल्दी आगे निकल सकता है, ठीक, क्लियर। चलो okay, so during DNA replication, two phosphate group of the nucleotides are separate. In this process energy is yield which is consumed in DNA replication. तो बहुत एनर्जी की ऑब्वियस सी बात है रिक्वायरमेंट होगी जब डीएनए कॉपी होता है, रेप्लिकेट करता है, मीन रेप्लिकेशन होता है। एनर्जेटिकली ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। एक्सपेंसिव क्या खर्चा हो रहा है मैम? एटीपी, यही हमारी एनर्जी करेंसी है और यही चीज़ का खर्चा है। Formation of new chain always takes place in 5' to 3'. As a result of this, one chain of DNA is continuously formed, termed as leading strand, and the formation of second chain begin from the center and is not from the terminal position, क्योंकि terminal end से नहीं बन रही है ना, सेगमेंट्स में बन रही है। सो दिस चेन इज डिसकंटिन्यूस, वो एक कंटिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है, मेड ऑफ स्मॉल सेगमेंट्स जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं। दिस डिसकंटिन्यूस चेन इज टर्म्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड, जो पीछे की तरफ रह गई, लैग हो गई, ठीक है। एक लीड आगे बढ़ रही है, एक लैग पीछे रह गई। Ultimately, all these segments are joined together and new chain is formed. Okazaki fragments are joined together by DNA ligase. इनको जोड़ने का काम ligase करेगा। तो ligase is a universal फेविकॉल, ठीक है। बायोटेक में फेविकॉल का ही काम करता है। चलो देख लो एक बार, आरएनए पॉलीमरेज 1 एक्सोन्यूक्लियसेस की तरह काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस और ये भी नहीं, ये एंडो होते हैं। एक्सो मतलब एक ही आगे पीछे दोनों तरफ मूव कर सकता है, ठीक है, ये एंडो न्यूक्लियस होता है। एक्सो मतलब एक आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। सो इट सेपरेट्स आरएनए प्राइमर फ्रॉम डीएनए एंड आल्सो फिल्स द गैप, बीच बीच में जो जगह छोड़ी है उसको भी फिल करता जाता है। नोन एज डीएनए रिपेयर एंजाइम, देखता हुआ जाता है भाई सही काम चल रहा है कि नहीं। तो 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 is helpful in DNA repairing in the absence of 1 and 3. ऑब्वियस ही बात है यार, 2 क्या काम कर रहा है? 1 2 का काम है चेकिंग, है ना, 3 का भी चेकिंग ही है। फिर 3 is main enzyme in DNA replication, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको हम रेप्लिकेज भी बोलते हैं। तो रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट है इसीलिए रेप्लिकेज भी बोल दो। रेप्लिकेज काम क्या करता है? Semi-conservative made of replication, each daughter DNA receives 1 chain of polynucleotide from mother DNA molecule and the second is synthesized. इसीलिए इसको semi-conservative मॉडल बोला जाता है। थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 2000 की स्पीड से चलता है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। अरे 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से चेक करता हुआ और नया नया डीएनए का स्ट्रैंड डीएनडीपीस लगाता हुआ चलता है, ठीक है, क्लियर है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मतलब एक सेगमेंट जो होगा वो अपने पेरेंट का होगा, एक सेगमेंट न्यूली सिंथेसाइज होगा। चलिए अब थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं आज की क्लास में। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन मतलब होगा कि अब हमने डीएनए को तो रेप्लिकेट कर लिया, बट अब उस डीएनए से आरएनए बनाना है। सो ट्रांसक्रिप्शन इज वेयर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस बिफोर द अकरेंस ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। जीन जब तक दिखेगा, प्रोटीन जब सिंथेसाइज होगा तभी जीन दिख सकता है। अब प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में ये बात बताई थी, प्रोटीन को नहीं समझ आती कोई और भाषा अदर देन आरएनए की। प्रोटीन नहीं समझता भाई, प्रोटीन साफ बोलता है कि मुझे तुम्हारी भाषा समझ में ही नहीं आ रही, नाउ हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मैं उससे एक कैरेक्टर बना दूँ। तो हमने उसको बोला कि भाई तेरे को अगर भाषा नहीं समझ आती कोई इशू नहीं है, हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, अब फिर आरएनए तेरे को देंगे। अब तो खुश, बोलता है ठीक है अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो वो आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए इज वेरी असेंशियल।
यू विल गेट एन आइडिया व्हाट हैपन्स इन दिस ट्रांसक्रिप्शन। अब आप पढ़ेंगे जब आपको पता लगेगा कि इसमें 3 चीज़ें आएंगी। कौन सी है 3 चीज़ें? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर नाम बता रहा है, स्टार्ट करेगा। इनिशिएटर, इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन, रीजन ऑफ रीजन टू बी ट्रांसक्राइब्ड। जिस रीजन को ट्रांसक्रिप्ट करना है वो रीजन हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन वाला, ठीक है। इसी को पढ़ना है और इसको पढ़ते हुए एक और क्या बना देना है हमने, एक आरएनए बना देना है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बेटा और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्यों नहीं बनता? अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बन जाएगा, डीएनए आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता ही नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है आरएनए, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनना है। और लास्ट आता है टर्मिनेशन, टर्मिनेटर, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। खत्म करो इस प्रोसेस को, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रमोटर शुरुआत करेगा, स्ट्रक्चरल जीन की मदद से एक नया आरएनए बन जाएगा और लास्ट टर्मिनेटर जो इस प्रोसेस को खत्म कर देगा, एंड कर देगा। क्लियर है ये चीज? चलो, सो अब हम अगली बार हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, कैसे प्रमोटर इनिशिएट करता है, स्ट्रक्चरल जीन आगे फर्दर उसको पढ़ता है और टर्मिनेटर उसको टर्मिनेट यानी एंड कर देता है। ये चीज़ के लिए अगर हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को देखना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर। और आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय बाय।